लास्ट में कल कहाँ तक हुआ था? अच्छा, ठीक है। अभी उसमें एक स्टेप और बाकी है, उसी को आगे बढ़ाएं। अरेनियस इक्वेशन का आपने कल लिखा था k इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। जैसे मैं लिख रहा हूँ आगे लिखते चले आप। उसी जहाँ कल एंड किया था उसी के आगे इसको आप लिखें, और फिर इसको लिखें लोन के, लोन ए माइनस ई ए अपान आर टी। अब इसको आप कैलकुलेटिव लॉग में कन्वर्ट कर दें। 2.303 लॉग के टू दी बेस 10, 2.303 लॉग ए टू दी बेस 10 माइनस ई ए अपान आर टी। 2.303 को लेकर जाओ राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा? लॉग के टू दी बेस 10 क्या हो जाएगा यहाँ? लॉग ए टू दी बेस 10 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ठीक, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो। रीअरेंज करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। माइनस ई ए अपॉन 2.303 1 अपॉन टी प्लस लॉग ए टू दी बेस 10। अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी के जगह पर क्या है? लॉग ए है। एक्स के जगह पर क्या है? 1 अपॉन टी। और एम के जगह पर क्या है? माइनस ए अपॉन 2.303 आर। कल आपने ग्राफ प्लॉट किया हुआ था, लेकिन वो ग्राफ केवल लोन के रूप में था। देख लीजिएगा आप, कल एक ग्राफ आपने प्लॉट किया था, वहां पर लोन के रूप में यानी लॉग बेस ई पर प्लॉट किया हुआ था, और ये आपका लॉग बेस 10 पर आप प्लॉट कर रहे हो। तो अब इसके लॉन्ग क्या लिया जाएगा? इसके लॉन्ग लिया जाएगा लॉग के टू दी बेस 10, और इसके लॉन्ग क्या लिया जाएगा? 1 अपॉन टी। ग्राफ जो आपको मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो क्या करेगा ये? लॉग के एक्सिस को कट करेगा, और क्या बना दिया ये? इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट बराबर लॉग ऑफ ए टू दी बेस 10। और ये स्लोप किसके इक्वल हो गया? स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 आर। अब यहाँ से ई ए की वैल्यू आपकी अब कैलकुलेट हो जाएगी। कल भी ऐसा इक्वेशन था, बस यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जो लिया गया था ये लोन के रूप में था। दोनों तरीके से आपके पास ई ए निकालने का कंडीशन मिल गया। चाहे आप ई ए अपॉन 2.303 के फॉर्म में निकाल लीजिए, या फिर आपका जो वहाँ पर 2.303 नहीं था, बल क्या था? माइनस ई अपॉन आर रहा होगा। कल वाले ग्राफ में माइनस ई अपॉन आर रहा होगा। तो ये दो तरीके से न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। और ये तीनों जो हमने दो ग्राफ और एक जो लास्ट में आपने T2 माइनस T1 वाला आपने इक्वेशन डिराइव किया हुआ था, ये तीन ऐसे आपके पास इक्वेशन है जिसका यूज करके न्यूमेरिकल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। कंप्लीट। चल भाई,
आगे अगला जो टॉपिक है वह द लॉ ऑफ मास एक्शन, द लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले आप स्टेटमेंट लिख लो, फिर उसके बारे में समझते हैं हम लोग। दिस लॉ was introduced by Goldberg and Wage. Goldberg and Wage in 1864. In 1864. This law is applicable. This law is applicable at constant at constant temperature. At constant temperature. छोटे छोटे क्वेश्चन को मन में बैठाते चलिए। यानी इस लॉ को अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। और ये क्या बताता है? ये किसके बीच का रिलेशन बताता है? तो यहाँ पर लिखिएगा दिस लॉ रिप्रेजेंट दिस लॉ रिप्रेजेंट द रिलेशन between a reaction rate of reaction and molar concentration. Rate of reaction and molar concentration of reactant. Rate of reaction and molar concentration of reactant. अब इसमें 3 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाओ, 3 क्वेश्चन बना। एक इस लॉ को देने वाले वर्कर, ठीक। एक इसमें एक कब अप्लीकेबल है, कांस्टेंट टेम्परेचर। यह किसके किसके बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन और मोलर कंसंट्रेशन है जी। बताओ मोलर कंसंट्रेशन का दूसरा नाम, अभी हम लोग पढ़े इसको। मोलर कंसंट्रेशन का दूसरा नाम एक्टिव मास। मोलर कंसंट्रेशन को एक्टिव मास कहते हैं, तो हम लोग एक्टिव मास ही फ्रिक्वेंटली बोलेंगे। तो मोलर कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का रिलेशन। अब वैसे चौथा क्वेश्चन भी है इसमें, ये लॉ ऑफ मास एक्शन को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका है 1864। तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन इस लाइन में बन गए। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है और ये लॉ बाई द वे आपसे पूछ दिया गया, तो इतनी बातों को आप सीधे अवॉइड कर देना। अगर डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो इतनी बातों को अवॉइड करने के बाद आप अब यहाँ से स्टार्ट करना। अकॉर्डिंग टू, पैरास लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू according to this law, according to this law, कामा लगा देंगे डबल इन्वर्टेड कामा में, at constant temperature, at constant temperature
फिर कामा लगा देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कामा द रेट at which a substance react is directly proportional to its active mass and the rate of a chemical reaction the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant product of active masses of the reactants, full stop, inverted comma, close. Consider, पैरास लिखिएगा, consider following general reaction. Consider following general reaction. A plus B gives product आओ जरा देखो, स्टेटमेंट को बाई पार्ट करके समझो। पहले आप देखिए यहां पर, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, एक सब्सटेंस की बात कर रहा है यहाँ पर। मान लीजिए वो सब्सटेंस आपका क्या है, ए है। ए के रिएक्ट करने का जो रेट होगा वह उस ए के एक्टिव मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस ये हुआ कि ए का एक्टिव मास जितना हाई होगा उसके रिएक्ट करने का रेट भी उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात, ए और बी अगर दोनों को लिया जाए तो इस पूरे रिएक्शन के लिए दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। अब कह रहा है क्या, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी इस रिएक्शन का, पूरे रिएक्शन के रेट की बात हो रही है। इस रिएक्शन का जो रेट होगा इन सभी रिएक्टेंट के एक्टिव मास यानी एक्टिव मास ऑफ ए, ठीक, और उसके बाद क्या है, एक्टिव मास ऑफ बी, यानी दोनों कंपोनेंट या जितने भी रिएक्टेंट हों उनके एक्टिव मासेस के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको आप समराइज कैसे करोगे, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिएक्ट करने का जो रेट होगा उसके एक्टिव मास पर डिपेंड करेगा, उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके रिएक्ट करने का दर जो होगा यानी उसका जो वेलोसिटी होगी, उसका जो रेट होगा, वह जितने भी रिएक्टेंट होंगे सबके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कल या परसों के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम किसी एक पैरामीटर का स्टडी करेंगे तो अदर सभी पैरामीटर क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए।
तब हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि हम जिस पैरामीटर को चेंज किए उसी के रेस्पेक्ट में रेट चेंज हो रहा है। अब ये जो हमने मेंशन किया, इसको अगर इसी लाइनों को, ये जो लाइनें हमारे पास हैं, इनको अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू, आपने ए प्लस बी लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लिखोगे रेट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि हम पूरा रिएक्शन ले रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली proportional to active mass of A into active mass of B, active mass of A, active mass of B। ठीक है? या आप प्रोपोर्शनल को हटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल को हटा करके के यूज करिए और ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी। यहाँ पर के क्या है? वेयर के रेट कांस्टेंट, इसके और नाम याद करिए, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। कंप्लीट। अब उसके बाद ये टॉपिक कंपलसरी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट फॉर कंपलसरी क्वेश्चन मतलब सेक्शन ए, और वह है रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन। हो गया? अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप एक इक्वेशन बनाएंगे, कंसीडर, लिखिए साथ में क्योंकि अभी स्टेटमेंट बाद में मिलेगा। कंसीडर ए गिव प्रोडक्ट, ए गिफ्ट प्रोडक्ट, नीचे लिखना द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction directly proportional to active mass of A, active mass of A. The rate of reaction is equal to K active mass of A. ठीक, ध्यान देना अब यहाँ पर, क्या ये लॉ ऑफ मास एक्शन से मिल रहा है कि नहीं?
लॉ मास एक्शन से मिल रहा है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ एक आप हाइपोथेटिकल पावर यूज कर दीजिए। हाइपोथेटिकल पावर मैंने ए लगा दिया। अब जो ये ए है, ध्यान देना यहाँ पर, जो आपका ये ए है, ए इज एक्सपेरिमेंटल, ए इज एक्सपेरिमेंटल। और जो लास्ट मास एक्शन हम लोगों ने लिखा था वह ए इज द थ्योरेटिकल। वहां पे आपका ए था नहीं, वहां जो चीजें लिखी गई थी क्या थी, वो थ्योरेटिकल पॉइंट था। ए इज एक्सपेरिमेंटल मीनिंग क्या हुआ कि रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट ए के एक्टिव मास के ए पावर पर डिपेंड है, ए पावर पर डिपेंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ए है, ध्यान समझिएगा, ये ए क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो मेरा सवाल आपसे ये हुआ, क्या हमारे द्वारा लिखा गया ये इक्वेशन थ्योरेटिकल हुआ या एक्सपेरिमेंटल हुआ? जब ए हमारा एक्सपेरिमेंटल हो गया, हमारा इक्वेशन भी क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया। इस तरह का एक्सपेरिमेंटल रिलेशन यही कहलाता है क्या, रेट लॉ। यानी एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन जो रिएक्शन के रेट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, दैट इज कॉल्ड रेट लॉ और रेट लॉ इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसको कैसे डेफिनेशन पर सेट करेंगे, तो हम कहेंगे द एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल रिलेशन, experimental mathematical relation which represents the relationship between rate of reaction and molar concentration of reactant is called rate law or rate law expression or rate law expression। तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन जब भी आ जाएगा तो रेट लॉ में आप ध्यान रखेंगे ये जब भी लिखा जाएगा विदाउट एक्सपेरिमेंट ये कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड आपके पास नोन होगा। तो ये मैग्नीट्यूड होगा, जबकि आप मास सेक्शन में केवल ये कहते हो कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे रेट घटेगा, लेकिन कितना बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा, कितना घटाने पर कितना घटेगा, ऐसा हम उस स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर जब ये वैल्यू आपके पास आ गई तो सीधी सी बात हो गई कि अब हम सभी लोग ये श्योर हो गए कि जो भी रिएक्टेंट होगा उसके कंसंट्रेशन के सम एक्सपोनेंट पर डिपेंड करेगा, क्या, रिएक्शन की velocity rate of reaction। So the mathematical and experimental relationship between rate of reaction and molar concentration of reactant is called rate law। यहाँ पे लिखें आप, where A is experimental, where A is experimental, हो गया। अब आओ इसका डेफिनेशन लिखो। Thus the mathematical, equation which represents experimental relationship, between a rate of chemical reaction, and molar concentration, of reactant, molar concentration of reactant is called a rate law or
रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन और रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये एक आपका कंपल्सरी वाले में ये मेंशन करेंगे अगर आया तो। कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये सब अगर पूछे जाएंगे तो इसी कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हो गया हेडिंग। कंसीडर, कंसीडर फॉलोइंग जनरल रिएक्शन, कंसीडर फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। हो गया। ए प्लस बी प्रोडक्ट, यहाँ थोड़ा चेंज किया गया है, स्मॉल ए के साथ, यानी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ डिफाइंड है। ठीक, ध्यान देना। कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए क्या है? रिएक्टेंट है। कैपिटल बी रिएक्टेंट है। कैपिटल ए का स्मॉल ए क्या है? स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ मोल, दो बातें होती है। अब रिएक्शन को आप मॉलिक्यूल के रूप में देखना चाहते हो या मोल के रूप में देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करेगा। ए आपका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या तो मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर मोल का हो सकता है। इसका मतलब ए को, स्मॉल ए को मॉलिक्यूल भी मान सकते हैं और स्मॉल बी को भी मॉलिक्यूल मान सकते हैं। यानी कैपिटल ए का ए मॉलिक्यूल, कैपिटल बी का बी मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी मिलाकर कुल कितने मॉलिक्यूल हैं, क्या लिखोगे? ए और बी मिलाकर कितने मॉलिक्यूल हुए? ए प्लस बी। बोलो। ये तो कॉमन बात हो गई यार। जब रिएक्टेंट ए का ए मॉलिक्यूल है और रिएक्टेंट बी का बी मॉलिक्यूल है, पूरे रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हो गए? ए प्लस बी हो गए। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। लिख लिया? यहाँ आयरो पर लिखो स्लो, स्लो जहां लिखा हुआ हो उसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जिसमें रेट को क्या किया जाता हो? मीजर किया जाता हो। जिसमें रेट को डिटरमाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और वह स्टेप कैसा होता है? स्लो स्टेप। कभी भी फास्ट स्टेप में रेट को मीजर नहीं किया जाता, स्लो स्टेप में रेट को मीजर करते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ कि इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल हो गए? हाँ, फिर दो चला गया। और दो कहाँ यहाँ पर है? वन वन तो है नहीं, ए और बी है ना जी। तो क्या हो गया? ए प्लस बी। यही ए प्लस बी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अब जरा अपने दिमाग को लगाओ, रिएक्टेंट ए का ए मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट बी का बी मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन में क्या कर रहे हैं?
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वह स्टेप कैसा स्टेप है, वो आपका स्लो स्टेप है। तो इस स्लो स्टेप को क्या नाम देते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप का मतलब ऐसा स्टेप जिसमें रिएक्शन का रेट मेजर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, उसे हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो अब यहाँ पर टोटल आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया ए प्लस बी इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इसको कैसे लिख सकते हो शब्दों में, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल taking part in a reaction in slow rate determining step is called molecularity of reaction। इस तरीके से molecularity को आप डिफाइन करोगे। यहां तक आ गए हो तो लिखो 10 टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट molecule taking part in chemical reaction in slow या इन रेट डिटरमिनिंग, इधर लिख दो इन रेट डिटरमिनिंग स्लो स्टेप। इन रेट डिटरमिनिंग स्लो स्टेप is called, in rate determining slow step is called molecularity। molecularity of reaction, molecularity of reaction। हो गया। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, ए प्लस बी। अब जरा आगे देखिए, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। बताओ यहाँ मॉलिक्युलरिटी कितनी है। अब यहाँ मॉलिक्युलरिटी कितनी है, ध्यान से बताइएगा, दो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर हो गया मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 2। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी जब मॉलिक्युलरिटी 2 होगी तो उसे बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखें, N2O5 N2O4 प्लस हाफ O2। बताओ मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई यहाँ, यहाँ मॉलिक्युलरिटी कितनी है। अरे N2O5 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, N2O5 का कोफिशिएंट कितना हुआ, 1 हुआ ना। N2O5 का कोफिशिएंट 1 हुआ, यह मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई, मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 1। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी जब रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 तो बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 तो बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर, रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाए तो ट्राई मॉलिक्यूलर। यहाँ देखें आप, SO2 प्लस O2 SO3। बताइए भाई, यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी बताओ, 3 हो जाएगी, यहाँ पर 2 SO2 और एक आपका O2, तो मॉलिक्युलरिटी
मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 3, रिएक्शन कैसा हो गया? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बताओ, क्या हम लोगों ने मॉलिक्युलरिटी को काउंट करके निकाला या मीजर करके निकाला? बताओ ना, अभी जो किए बताओ भाई। गिने हो ना भैया, गिन कर निकाल रहे हो ना, यहाँ तौल नहीं रहे हो, मीजर नहीं कर रहे हो, बल्कि क्या कर रहे हो? तो काउंटिंग हमेशा थ्योरेटिकल होती है, यानी इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल है। जो भी देखो वही बोल लो। और एक बात ध्यान रखना, मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी। क्या लिखे हो आप? मॉलिक्यूल लिखे हो, तो मॉलिक्यूल कभी आधा नहीं हो सकता। कहेंगे नहीं सर, होता है, आपने लिखा है, आधा मॉलिक्यूल लिखा है। ये आधा मॉलिक्यूल नहीं लिखा गया, मॉलिक्यूल तो O2 है। मॉलिक्यूल आपका O2 है, O2 आधा थोड़ी नहीं है। तो मॉलिक्यूल कभी भी हाफ यानी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी नेवर भी फ्रैक्शनल, मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। तो मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल होती है, मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। एक बात, अब अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे मैं रिएक्शन लिखा, ऐसे रिएक्शन लिखा, 0H2 0I2 बराबर कितना HI, मतलब बता दो बात, अगर समझा है बता दो क्या हो? 0H2 0I2 कितना HI? 0HI ना, तो इसका मतलब समझे कुछ आप? रिएक्शन ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि मॉलिक्युलरिटी नेवर बी जीरो। अगर रिएक्शन है तो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्युलरिटी होगी, मॉलिक्युलरिटी इसलिए कभी भी जीरो नहीं होगी। तो बताओ, मॉलिक्युलरिटी के कितने करेक्टर आ गए? मॉलिक्युलरिटी के कुल आपके पास बढ़िया करेक्टर आ गए। तो हेडिंग बना लो क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी। नंबर एक, नंबर एक में क्या लिखेगा? हाँ, इसका उसका जो डेफिनेशन है, अब इसको कैसे लिखोगे? इट इज द सम ऑफ या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन इन रेट डिटरमिनिंग स्लो स्टेप। तो ये पहला प्रॉपर्टी, इट इज टोटल नंबर ऑफ reactant molecules taking part in rate determining slow step, rate determining slow step।